हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। और जो भी स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल टायर 1 में क्वालिफाई हुए हैं, उनकी प्रिपरेशन जो है सीजीएल टायर 2 के लिए आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अपना 100% देने की कोशिश कीजिए, बाकी उस परमात्मा पे छोड़ दीजिए, आपका साथ वो जरूर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मेरे सभी साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत। देखिए, जो लास्ट जो हमने किया था वीडियो, जो यूट्यूब पर अपलोड किया था, वो पार्ट 1 था। किसके ऊपर? डाइस। आप सभी को पता है कि डाइस जो चैप्टर है हमने शुरू कर दिया यूट्यूब पर, और उसका पहला पार्ट भी आप सभी को मिल चुका है। और आई होप उससे, उस पहली वीडियो से जो जो बिल्कुल बेसिक थी डाइस के ऊपर, उससे आप सभी को बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी। आप सभी के बेसिक जो है स्ट्रांग हुए होंगे, मजबूत हुए होंगे। और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कि पार्ट 2 है डाइस के ऊपर, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप पार्ट 1 को देखिए, तभी आपको पार्ट 2 भी समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो, किसी भी चीज की अगर बेसिक नॉलेज अगर आपको है, तो उसी बेसिक नॉलेज को लेते हुए आप हाई क्वेश्चंस को भी अच्छे से करते हो। ठीक है, और वो चीजें आपको समझ आती हैं। लेकिन अगर बेसिक चीजें ही समझ नहीं पाओगे तो फिर आगे क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। पहली जो पार्ट 1 जो था डाइस के ऊपर, हमने क्या किया था पार्ट 1 में हमने देखा था, जब एग्जामिनर आपको 2 फिगर वाला क्वेश्चन दे के डाइस का और आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। आप सभी को पता है कि जब एग्जामिनर 2 फिगर पर आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन टोटल 3 तरीके से पूछा जाता है आपसे। पहला क्वेश्चन, पहला तरीका, जब डाइस की दोनों फिगर में सिर्फ एक नंबर कॉमन हो। ठीक है, जिसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन पिछली वीडियो में किए थे। ठीक है, दूसरा दूसरा टाइप, जब आपको डाइस की फिगर में एक की बजाय 2 नंबर कॉमन दिए हो और उन पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, वो आपका टाइप 2 बनता है। थर्ड टाइप क्या होता है? थर्ड टाइप आपका होता है जब डाइस की फिगर तो 2 ही दी हो आपको, बट उनमें नंबर कोई भी कॉमन ना हो, यानी कि कोई भी सरफेस जो है उनमें कॉमन ना हो, उसे बोलते हैं नो कॉमन। यानी कोई भी सरफेस आपकी कॉमन ना हो। तो टोटल 3 केसेस बनते हैं 2 फिगर वाले डाइस के क्वेश्चन में। और मैंने आपको यह भी बताया था, जब भी एग्जामिनर आपको दो डाइस की 2 फिगर देके आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो कभी भी आपने उन दोनों डाइस की फिगर को अलग अलग डाइस नहीं माननी है, बल्कि वो एक ही डाइस की 2 फिगर होती हैं, उनको जस्ट रोटेट करके आपके सामने रखा जाता है। और एट द टाइम आपको डाइस की 3 ही सरफेसेस देखने को मिलती हैं, बाकी जो छुपी हुई सरफेसेस हैं उन पर बेस्ड एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो लास्ट लास्ट जो वीडियो थी उस पर हमने, उसमें हमने किस टाइप पर क्वेश्चन किया था, तो उस पर हमने किया था जब डाइस की दोनों फिगर में आपको सिर्फ एक नंबर कॉमन दे दे, तो ट्रिक कौन सी हम लगाते हैं? 1 कॉमन ट्रिक वाली। और 1 कॉमन ट्रिक क्या बोलती है कि दोनों में जो भी कॉमन सरफेस है, उस कॉमन सरफेस से या तो आप क्लॉकवाइज रोटेशन करके नंबर लिखो पहली फिगर से, और ऐसे ही दूसरी फिगर से भी कॉमन सरफेस से ही रोटेशन लेके आपने नंबर लिखना है, और आपने अपने आंसर का, अपने जो क्वेश्चन का है जो आंसर देना है। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि रोटेशन आपकी सेम होनी चाहिए। दोनों फिगर के लिए रोटेशन आपकी सेम होनी चाहिए, चाहे आप रोटेशन क्लॉकवाइज ले रहे हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो, बट रोटेशन दोनों में सेम होनी चाहिए। मीन्स अगर आप पहली फिगर में रोटेशन क्लॉकवाइज ले रहे हो अपने क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, सॉल्व करने के लिए उसको, तो दूसरी फिगर के लिए भी रोटेशन सेम होनी चाहिए। अगर आप दोनों में रोटेशन अलग अलग ले रहे हो तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलो वो चीजें हमने सीखी जब सिर्फ एक नंबर कॉमन दिया जाता है डाइस की 2 फिगर देके। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं जब एग्जामिनर आपको डाइस की 2 ही फिगर देके उसमें जो है सरफेसेस 2 कॉमन देता है। मींस इस बार आपको दोनों डाइस में, डाइस की दोनों फिगर में एक के बजाय 2 नंबर कॉमन आपको दिखेंगे। ठीक है, तो आज से उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन की फिगर में आपसे डाइस की 2 फिगर दी हुई है। ठीक है, डाइस की आपको 2 फिगर दी हुई है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विच इज अपोजिट टू 5, यानी
जो ये 5 नंबर है इसके अपोजिट कौन सी सरफेस है, या फिर 5 नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैंने क्या बताया था आपको, डाइस की दो फिगर आपके सामने आते ही आपके दिमाग में तीन चीजें चलनी चाहिए। क्या दोनों फिगर में सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है, क्या दोनों फिगर में एक से ज्यादा नंबर कॉमन है यानी दो नंबर कॉमन है, या फिर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो अगर आप इस चीज को देखोगे, इन दोनों फिगर में एक भी दिख रहा है आपको कॉमन और दो भी दिख रहा है कॉमन। तो इस फिगर में देखो, आपने देखा सिर्फ एक नंबर ही नहीं बल्कि दो नंबर कॉमन है, एक की बजाय दो नंबर कॉमन है। यानी कि यहां पर देखो एक और दो इस फिगर में भी है, एक और दो इस फिगर में भी है। तो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और आपसे पूछा गया है विच इज अपोजिट टू 5, कि 5 के अपोजिट क्या होगा। तो देखो इसको सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। सबसे पहले तो इतनी बात, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से देखो, जो भी नंबर आपके कॉमन, जो भी दो नंबर, मतलब इन दोनों फिगर में जो भी दो नंबर कॉमन होते हैं, उन दोनों नंबर को छोड़ के जो नंबर बच जाते हैं इन दोनों फिगर में, वो परफेक्टली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इस फिगर में देखो दो और एक देखो कॉमन है, तो ये जो 3 और 4 बच गए ये परफेक्टली मेरे भाई एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कहने का मतलब ये है, कहने का मेरा मतलब ये है, इन दोनों कॉमन नंबर को छोड़ के जो नंबर दोनों पे बच गए, अब इस फिगर में देखो 3 बच गया पहले फिगर में, और दूसरी फिगर में देखो 4 बच गया। तो मेरे भाई 3 और 4 जो है परफेक्टली एक दूसरे के अपोजिट हो जाए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर पूछा तो हमें 5 के अपोजिट है तो इसका आंसर हम कैसे देंगे। तो सुनो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से, जब भी एग्जामिनर आपको दो फिगर वाला क्वेश्चन पूछता है और उसमें दो नंबर कॉमन हो जाए, तो उन दोनों कॉमन नंबर को छोड़ के, यानी ये देखो इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के जो नंबर बच जाते हैं वो तो परफेक्टली एक दूसरे के अपोजिट होंगे, लेकिन जो नंबर आपके दिख रहे हैं कॉमन, यानी कि एक की बात करूं या फिर दो की बात करूं, जो दो कॉमन नंबर आपको दिख रहे हैं ये किसके अपोजिट होंगे, तो ये उन नंबर्स के अपोजिट होंगे जो अभी तक आपको डाइस की फिगर में नहीं दिखी है। यानी कि ये एक या फिर दो किसके अपोजिट होंगे, या तो 5 के अपोजिट होंगे या फिर 6 के अपोजिट। ठीक है, ये जो दो नंबर आपके जो कॉमन है, ये कॉमन नंबर किसके अपोजिट होंगे, जो नंबर आपको इसमें नहीं दिख रहे। यानी देखो इन दोनों फिगर में ना ही आपको 5 दिखा ना ही आपको 6 दिखा, तो एक की बात करूं या फिर दो की बात करूं, इन दोनों का आंसर क्या होगा, या तो 5 होगा या तो 6 होगा। सिंपल सी बात है, जब भी डाइस की दो फिगर आपको दी जाती है जिसमें एक की बजाय दो नंबर, सिंपल सी बात है, एक और बात सुनो और सिंपल इसको बनाते हैं, जब भी दो नंबर कॉमन आपको दिखे तो ध्यान रखना जो पहले दो नंबर होंगे, जो कॉमन नंबर को छोड़ के जो नंबर बच जाते हैं वो तो परफेक्टली एक दूसरे के अपोजिट होंगे, लेकिन जो नंबर कॉमन है दोनों डाइस की दोनों फिगर में, वो उनका जो आंसर है हमेशा पॉसिबिलिटी में चला जाता है। यानी जो कॉमन नंबर है एक दो इनका आंसर देखो पॉसिबिलिटी में चला गया, इन दोनों के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, या तो 5 या फिर 6। यानी कि अगर मैं बोलूं कि एक के अपोजिट क्या होगा, अगर क्वेश्चन होता तो आपको ऑप्शन में जरूर देखने को मिलता, या तो 5 या फिर 6। ऐसे ही अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि दो के अपोजिट बताओ, तब भी इसका आंसर या तो 5 या फिर 6। ठीक है, या फिर अगर मैं बोलता 5 के अपोजिट बताओ तो इसका आंसर क्या होता है, इधर 1 और 2। ऐसे ही 6 के अपोजिट बताओ तो इधर 1 और 2। सिंपल सी बात है, बताओ ये बात समझ में। जब भी डाइस की फिगर में दो नंबर कॉमन हो जाते हैं तो ध्यान रखना आपका आंसर पॉसिबिलिटी में चला जाता है। जो भी दो कॉमन नंबर होते हैं उनका आंसर जो है पॉसिबिलिटी में चला जाता है, और दो कॉमन नंबर को छोड़ के जो नंबर बच जाते हैं, यानी देखो इस फिगर में 3 बच गया, इस फिगर में 4 बच गया, ये परफेक्टली एक दूसरे के, सिर्फ यही दो नंबर होते हैं जो परफेक्टली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इनको छोड़ के जितने भी नंबर बच जाते होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी में। ठीक है, जैसे इधर 1 और 2 अगर मैं बात करूं, एक या फिर दो के अपोजिट कौन से नंबर होंगे, तो या तो 5 या फिर 6। यानी कि अगर मैं कहूं एक के अपोजिट, तो एक के अपोजिट या तो 5 या फिर 6।
2 के अपोजिट या तो 5 या फिर 6, या फिर अगर उल्टी तरीके से बात करूं कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट इधर 1 और 2, 6 के अपोजिट इधर 1 और 2। ठीक है, जब भी एग्जामिनर आपको, जब भी अगेन मैं आपको बता रहा हूं, जब भी एग्जामिनर आपको 2 नंबर कॉमन देता है 2 फिगर वाले डाइस में, डाइस के क्वेश्चन में, तब हमेशा ध्यान रखना 2 नंबर तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे होंगे, लेकिन बाकी के जो नंबर बच गए उनका आंसर आपका पॉसिबिलिटी में चला जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी बात ये। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी अब आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड, हम एक और क्वेश्चन इस पर बेस्ड कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो। और जो भी इस चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर जरूर किया करो मेरे भाई। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि, और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिले। ठीक है, कंटेंट में तो आप देख ही रहे हो, तो कंटेंट में मैं कोशिश करता हूँ कि कभी कमी ना रहे, आपको हमेशा कंटेंट वही मिले जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में मिले और आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और गलत कब नहीं होगा, आपको अपनी तरफ से भी मेहनत करनी होती है, रिवीजन अच्छे से करो, जो भी इन वीडियो से आपको हेल्प मिलती है उसके बाद अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाओ इससे रिलेटेड, जो भी चैप्टर करा रहा हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, अब लेटर्स पे आपसे क्वेश्चन एक बार पूछा गया था ए बी सी, ये ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में, एसएससी के ए बी सी, बी सी डी, बी सी डी, ये डाइस की देखो 2 फिगर अगेन आपको दी है, और इस फिगर में इस बार आपको नंबर्स की बजाय लेटर्स देखने को मिलते हैं। मैंने आपको बताया था कल वाली वीडियो में कि हाँ, जरूरी नहीं कि डाइस की फिगर में सिर्फ आपको नंबर ही देखने को मिलते हैं, कई बार आपको लेटर्स देखने को मिल जाते हैं, डॉट्स देखने को मिल जाते हैं, या फिर सिंबल्स भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस बार आपसे पूछा कि विच इज अपोजिट टू डी, कि बताओ डी जो है लेटर, उसके अपोजिट कौन सा लेटर है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया इसमें कि फाइंड विच इज अपोजिट टू डी, कि डी के अपोजिट जो है आपका क्या होगा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले देखो डाइस की दोनों फिगर में क्या एक सरफेस कॉमन है या फिर 2 सरफेस, तो आप देखोगे बी और सी इस फिगर में भी दिख रहा है आपको, और बी और सी मेरे भाई इस फिगर में भी आपको दिख रहा है, यानी कि बी और सी तो देखो दोनों में कॉमन है, यानी एक सरफेस कॉमन नहीं है बल्कि 2 सरफेस कॉमन है। तो बी और सी को छोड़ के जो इस फिगर में, पहली फिगर में ए बच गया और दूसरी फिगर में जो डी बच गया, ये परफेक्टली मेरे भाई एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि ए के अपोजिट बताओ क्या होगा, ए के अपोजिट हो जाएगा आपका डी, डी हो जाएगा। और आपसे देखो पूछा भी क्या था कि विच इज अपोजिट टू डी, डी के अपोजिट क्या होगा, तो देखो डी के अपोजिट मैं बोलूं या फिर ए के अपोजिट बोलूं, तो ये दोनों देखो एक दूसरे के अपोजिट है, तो डी के अपोजिट क्या आंसर आ जाएगा आपका, तो डी के अपोजिट आपका आंसर आ जाएगा ए, कि ए जो है आपका डी के अपोजिट है, ए जो है आपका डी के अपोजिट है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका है। लेकिन अगर पूछा होता है आपके बताओ बी के अपोजिट क्या है या फिर सी के अपोजिट क्या है, तो आपको पता है कि ए और डी तो जो इन दोनों कॉमन को छोड़ के लेटर को, इन दोनों कॉमन लेटर्स को छोड़ के जो ए और डी हो गया, ये तो परफेक्टली एक दूसरे के अपोजिट है। अब जो लेटर्स बच गए उनका आंसर जो है आपका पॉसिबिलिटी में चला जाएगा, यानी कि अगर मैं बात करूं बी या फिर सी की, तो इन ये किसके अपोजिट होंगे, जो लेटर्स आपको अभी नजर नहीं आए, यानी इस फिगर में ना ही आपको ई नजर आया और ना ही आपको एफ नजर आया, यानी बी और सी के अपोजिट कौन से लेटर्स होंगे। अगर मैं बात करूं बी के अपोजिट क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा इधर ई या फिर एफ। ऐसे सी के अपोजिट पूछो तो क्या आंसर होगा आपका, इधर ई या फिर एफ। यानी कि अगर मैं पूछता आपसे बी के अपोजिट बताओ, तब भी आपका आंसर इधर ई और एफ होता, या फिर मैं पूछता सी के अपोजिट बताओ, तब भी आपका आंसर मेरे भाई इधर ई और एफ होता। आई बात समझ में? ऐसे ही अगर मैं पूछता ई के अपोजिट बताओ, तो आपको पता है कि इधर ई और एफ के अपोजिट इधर बी और सी है, ई और
ई की बात करूं या फिर एफ की बात करूं, इन दोनों के अपोजिट इधर बी या फिर सी है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता ई के अपोजिट बताओ, तब भी आपका आंसर होता इधर बी या फिर सी। एफ के अपोजिट पूछता तब भी आपका आंसर होता है इधर बी और सी, क्योंकि कंसेप्ट आपको पता है, जब भी डाइस की दो फिगर में दो नंबर या फिर दो सरफेसेस कॉमन होती हैं तो उनका आंसर हमेशा पॉसिबिलिटी में चला जाता है। उनमें सिर्फ दो नंबर या फिर लेटर ही एक दूसरे के परफेक्टली अपोजिट होते हैं। इनको छोड़ के बाकी जो भी लेटर्स या फिर नंबर बच जाते हैं, जो भी सरफेसेस बच जाती हैं, उनका आंसर आपका मेरे भाई पॉसिबिलिटी में चला जाता है। उनका परफेक्ट आंसर आप नहीं दे सकते, आपको नहीं पता कि क्या आएगा, ठीक है। इन सब चीज, अच्छा कई बार आपको एग्जामिनर कुछ ऑप्शंस देता है, उस तरीके से आपके सामने पुट किए जाते हैं कि आपको उसमें घुमाया जाता है। वो भी चीज मैं आपको कराऊंगा कि आपको ऐसे क्वेश्चंस में अगर ऑप्शंस उस तरीके से मिलते हैं तो आपको ऑप्शन पिक कैसे करना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपके सामने में डालूंगा, जो कि अगला ही क्वेश्चन है। आपको मैं इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको नंबर दिया गया है 1 2 6। वीडियो को मेरे भाई पूरा देखा करो, और एक बार में चीजें समझ नहीं आती तो दो बार देखा करो, ठीक है। ठीक है, ये आपको डाइस की फिगर दी हुई थी जिसमें कुछ नंबर लिखे हुए थे, और आपसे पूछा था विच इज अपोजिट टू 5, कि 5 के अपोजिट जो है क्या होगा। 5 के अपोजिट जो है, जो 5 नंबर है, आपको इसके अपोजिट बताना है कि 5 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। और आपको अगर ऑप्शन इस तरीके से दिए होते, जैसे इसमें ऑप्शन, ओरिजिनल ऑप्शन मैं बता रहा हूं आपको। देखो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन के लिए ढेर सारे ऑप्शन आपको दिए गए थे। मींस एक सेट में आपको कुछ कोई और ऑप्शन देखने को मिला, और दूसरे सेट में आपको सेम डाटा पे कुछ और ऑप्शन देखने को मिले, फिर किसी और सेट में आपको कुछ और ऑप्शन देखने को मिले। उन सभी ऑप्शन का कलेक्शन मैंने किया है और आपके सामने पुट करने जा रहा हूँ कि अगर आपको ऑप्शन ये दिए जाते हैं तब इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर दोगे, अगर आपको ये इस तरीके से ऑप्शन दिए जाते हैं तब आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, ठीक है। आपको पूछा है 5 के अपोजिट जो है क्या होगा। आपके ऑप्शन है 3 4 1 6 और है आपका 2। ये आपके ऑप्शन दिए हैं। एक तो ऑप्शन आपका ये है, अगर आपको इस क्वेश्चन के ऊपर, इस क्वेश्चन के डाटा के ऊपर अगर आपको ऑप्शन ये दिए होते तब आप अपने आंसर किस तरीके से फाइंड करना है। अगर आपके ऑप्शन कुछ इस तरीके से होते, 3 4 आगे है 6 2, ठीक है। अच्छा अगर आपको ऑप्शन इस तरीके से दिए होते, अगर आपको ऑप्शन इस तरीके से दिए होते, सॉरी यहां पर है आपका सी ऑप्शन है आपका। आपको ऑप्शन पुट करना बता रहा हूं कि अगर आपको ऑप्शन इस तरीके से दिए जाते तो आपने किस तरीके से आपने अपना ऑप्शन चूज करना है कि आपका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। और अगर आपको ऑप्शन इस तरीके से दिए होते जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, ये भी हो गया, ठीक है।
ठीक है, पहले इन चारों ऑप्शन मतलब चार तरीके से अगर आपको ऑप्शन इस क्वेश्चन में दिए जाते हैं तब आपने किस तरीके से फाइंड करना है, देखो। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन के डाटा के ऊपर अगर आपको ऑप्शन ये दिए होते तब आपका आंसर क्या होता? तो आपको सबसे पहले सॉल्व करके देखना है इस डाइस को। देखो, 1 6 इस फिगर में भी है, 1 6 इस फिगर में भी है, यानी 1 और 6 दोनों फिगर में आपको कॉमन दिख रहे हैं, दो नंबर कॉमन दिख रहे हैं। इन दोनों कॉमन नंबर को छोड़ के जो नंबर बच गया, यानी कि पहली फिगर में देखो 2 बच गया, दूसरी फिगर में 4 बच गया, तो यानी कि 2 किसके अपोजिट होगा? आपके 4 के। एक बार मैं देख लो क्या लिखे गए सभी वर्ड्स आपको बोर्ड पे नजर आ रहे हैं या फिर नहीं? जी बिल्कुल, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा हटा लेते हैं। आपको क्वेश्चन तो पता है कि आपसे पूछा गया है कि 5 के अपोजिट क्या होगा। पूछा गया आपसे कि 5 के अपोजिट जो है आपका क्या होगा। ये आपकी फिगर 2 थी, ठीक है। आपसे पूछा है कि बताओ 5 के अपोजिट क्या होगा। तो देखो, इन दोनों कॉमन नंबर को छोड़ दो, 1 और 6, 1 और 6, तो जो नंबर बच गया यानी 2 और 4 एक दूसरे के परफेक्टली अपोजिट होंगे, यानी 2 के अपोजिट क्या होगा? 4। और जो कॉमन नंबर है जो बच गए 1 और 6, 1 और 6, यानी कि 1 या फिर 6 की बात करूं, ये किसके अपोजिट होंगे? इधर 5 और 3, यानी कि जो नंबर आपको नहीं दिखे अभी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, बताओ 1 के अपोजिट क्या होगा, तब आपका आंसर क्या होगा? या तो 5 या फिर 3। अगर मैं पूछूं आपको 6 के अपोजिट बताओ, तब भी आपका आंसर क्या होगा? इधर 5 और 3। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 5 के अपोजिट क्या होगा, तब भी आपका आंसर क्या होगा? इधर 1 और 6। या फिर 3 के अपोजिट पूछूं, तब भी आंसर आपके मेरे भाई इधर 1 और 6 ही होगा, ठीक है। दिख रहा सभी को? ठीक है। तो अब तो कम से कम बता सकते हो आप। आपसे पूछा था कि 5 के अपोजिट क्या है, तो सबसे पहले देखो 5 के अपोजिट क्या है। 5 के अपोजिट आपका इधर 1 और 6 है। तो देखो, क्या आपको इस अगर ऑप्शन इस तरीके से सेट किए होते तो आपको आपका आंसर, आपको पता है कि 5 का आंसर आपका पॉसिबिलिटी में जा रहा है। मैंने बताया था ना, एग्जामिनर जब भी आपको दो फिगर वाला क्वेश्चन में दो नंबर भी कॉमन दे देता है तो हमेशा उसमें सिर्फ दो ही नंबर एक दूसरे के परफेक्टली अपोजिट होते हैं, बाकी सभी नंबर्स का आंसर आपका पॉसिबिलिटी में चला जाता है। तो 5 की अगर मैं बात करूं तो 5 के अपोजिट क्या होगा? या तो 1 होगा या फिर 6 होगा। क्या इन ऑप्शन में आपको इधर वाला ऑप्शन मिल रहा है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर मिल रहा है, यानी ये वाला सर मिल रहा है हमें, इधर 1 और 6। क्योंकि 3 और 4 तो क्योंकि 4 जो है 2 के अपोजिट है, ठीक है। ये तो हमारा वैसे भी आंसर नहीं है, ना ही 3 है, लेकिन क्योंकि देखो 1 और 6 हमारा आंसर क्यों है, और ऑप्शन देखो इस तरीके से सेट किए हैं, तो इधर में आपका या तो 1 और फिर 6 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देखो 5 के अपोजिट क्या है? इधर 1 और 6। क्योंकि क्योंकि हमें पता है कि 5 या फिर 3 के अपोजिट, 5 या फिर 3 के अपोजिट इधर 1 और 6 होगा। तो अगर आपको ऑप्शन इस तरीके से दिए हैं तब तो आपका आंसर इधर जो दिया है ये 1 और /6 का मतलब यही है, इधर 1 और 6, यानी पॉसिबिलिटी वाला आंसर आपको दिया गया ऑप्शन में, आप उसको चूज कर सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। अच्छा और चलते हैं आगे। अच्छा, ये हो गया आपका, ठीक है। ये भी दे चुका है आपका, ये भी ऑप्शन हो गया। एक ऑप्शन आपका और सेट रहेगा, वो भी मैं आपको बाद में करा दूंगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब देखो ध्यान से। पहले इस ऑप्शन को देखते हैं, 1 6 3 और CND को। अब देखो, आपको पता है कि इस मैं सेम क्वेश्चन के लिए मैंने ढेर सारे ऑप्शंस के सेट आपके सामने रखे हैं कि अगर आपको ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिए होते तब आपका आंसर क्या होता, कुछ इस तरीके से दिए होते तब आपका आंसर क्या होता, अगर इस तरीके से आपको ऑप्शन सेट किए होते तब आपका आंसर क्या होगा, अगर इस तरीके से ऑप्शन आपको सेट किए गए हैं तब आपका आंसर क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से। आपको पता है कि 5 के अपने पर सबसे पहले क्या करना, आपने सबसे पहले डाइस को सॉल्व करना है। आपको पता है कि 5 के अपोजिट देखो, या तो इधर 5 या फिर 3 के अपोजिट में बात करूं, अगर मैं 5 के अपोजिट बात करूं तो या तो 6 या फिर 1 उसके अपोजिट है। तो देखो ये ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, आपको इसमें 1 भी नजर आ रहा है, 6 भी नजर आ रहा है, यानी कि आपको पता है कि 5 के अपोजिट या तो 1 है या फिर 6 है, लेकिन एग्जामिनर ने आपके सामने ऑप्शन किस तरीके से सेट किए हैं, आपको इसमें परफेक्ट आंसर बोल रहा है चूज करने को। इन ऑप्शंस का देखो यही मतलब है कि आपको आपसे एग्जामिनर चाहता है कि आप एक ऑप्शन पिक करो ही करो, ठीक है। एक ऑप्शन पिक करो ही करो और सही ऑप्शन पिक करो। तो देखो इस पहले ऑप्शन में 1 अलग दिया हुआ है, बी ऑप्शन में 6 अलग दिए हुए हैं,
ऐसे करके नहीं दिया हुआ इधर 1 और 6, ये तो ऑप्शन आपको मिला ही नहीं। और एक ऑप्शन में आपको सी एंड डी भी मिल रहा है, सी एंड डी भी। अच्छा, इन दोनों ऑप्शन का मतलब क्या हुआ? इन दोनों ऑप्शन का ये मतलब हुआ, अगर यानी ए ऑप्शन ए का ए जो 1 दिया है, बी ऑप्शन का सी दिया है, तो इसका मतलब परफेक्ट 5 के अपोजिट। इसका मतलब ये है परफेक्ट 5 के अपोजिट, या तो 1 या फिर 6। बट हमें पता है कि जो दो कॉमन नंबर होते हैं उनका आंसर हमेशा पॉसिबिलिटी में चला जाता है। तो इस अगर ऑप्शन आपको इस तरीके से सेट किए गए हैं, तो आप ना ही 1 को चूज करोगे ना ही 6 को चूज करोगे। अगर आपको ऑप्शन में सी एंड डी दिख रहा है, तो डायरेक्ट आंख बंद करके सी एंड डी पे आप टिक मार्क कर सकते हो, क्योंकि आपको परफेक्टली नहीं पता, क्योंकि आपको पता है कि इसका आंसर 5 का जो है परफेक्टली तो एक दूसरे के अपोजिट 1 या फिर 6 है नहीं, बल्कि पॉसिबिलिटी में है। 5 का आंसर आप 5 का जो अपोजिट है या तो 1 है या फिर 6 है, यानी 5 का आंसर आपका पॉसिबिलिटी में आ रहा है। तो और ये आपसे परफेक्ट ऑप्शन दिए हुए। अगर आपको आप इस ऑप्शन को ए को चूज करते, यानी आप कहना चाहते हो कि 5 के परफेक्टली अपोजिट 1 है, बट ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हमने सॉल्व करके देखा है 5 के अपोजिट या तो 1 है या फिर 6 है। तो अगर आपको ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं एग्जाम में, 1 भी दिया गया है, 6 भी दिया गया है और सीएनडी भी दिया गया, तो हमेशा मेरे भाई आप सीएनडी पे ही टिक मार्क करोगे। आई बात समझ में? ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो, अगर आपको ऑप्शंस के सेट इस तरीके से दिए होते तब आप किस पे चूज करते? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो देखो, ए ऑप्शन में आपको इधर 1 और 6 मिल रहा है। देखो, ए ऑप्शन में आपको इधर 1 और 6 मिल रहा है, बी ऑप्शन में इधर 3 और 5, सी ऑप्शन में आपका 2 या फिर 4, और डी ऑप्शन में आपका सी एंड डी भी मिल रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आपको 5 के देखो अपोजिट इधर 1 और 6 है, अगर इधर 1 और 6 आपको एक ऑप्शंस में मिल रहा है और साथ में सीएनडी भी मिल रहा है, तो इस बार सीएनडी पे टिक नहीं मार करोगे, टिक मार्क बिल्कुल नहीं करोगे, इस बार आप ए ऑप्शन पे ही टिक मार्क करोगे, क्योंकि देखो इसमें दिया हुआ है इधर 1 और 6, तो हम सीएनडी पे क्यों मतलब इसमें मार्क करें कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि हम निर्धारित नहीं कर सकते। निर्धारित तब नहीं कर सकते थे जब आपको ऑप्शन इस तरीके से दिए होते अलग अलग, यानी 1 को अलग ऑप्शन में लिखा गया है, 6 को अलग ऑप्शन। समझ रहे हो ना मेरी भावनाएं? उस तरीके से समझो कि सीएनडी में अगर आपको ऑप्शन सही ऑप्शन भी मिल रहा है और साथ में सीएनडी भी मिल रहा है, तो हमेशा आप सही ऑप्शन को ही चूज करोगे। ठीक है, आपको मतलब जो परफेक्टली अपोजिट जो नंबर है वो आपको दिख रहा है इसमें कि हाँ इधर इधर में भी दिया हुआ है और आपका सीएनडी पे, तो इस बार सीएनडी पे मार्क नहीं करोगे, बल्कि जो आपका आंसर है उस पे मार्क करोगे। अगर आपका जो भी आंसर इसको सॉल्व करने पे निकला है, अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है, उस पर टिक करो। अच्छा, अब चलते हैं इस पे, ए बी सी डी, इसको स्टार मार्क आप चाहे कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अगर ऑप्शन इस क्वेश्चन के ऊपर, अगर आप मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं, आपने एग्जाम में ऑप्शन पिक कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन इस तरीके से दिए होते ए बी सी डी और 3 4 6 2, और आपसे पूछा गया है 5 के अपोजिट क्या होगा, तो आपको पता है कि 5 के अपोजिट जो है, ये जो 5 है, 5 के अपोजिट या तो 1 है या फिर 6 है। आपको पता है कि 5 के अपोजिट या तो 1 है या फिर 6 है। अब देखो इस ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से, आपको इधर वाला तो दिया नहीं है, बल्कि 6 दिख रहा है आपको। इधर वाला ऑप्शन यानी इधर 1 और 6, यानी ऐसा ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं हुआ। और सभी के सभी ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखोगे, आपको एक तो इसमें नजर आ नहीं रहा, आपको इसमें एक तो नजर आ नहीं रहा, लेकिन 6 जरूर नजर आ रहा है। तो इसको इस ऑप्शन का मतलब ये है, एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप एक ऑप्शन तो चूज करो ही करो, परफेक्टली आप चूज करो ही करो। तो जब आपको मजबूरी बन जाती है कि हाँ भी आपको एक ऑप्शन चूज करना ही करना है, तो इन ऐसे दिए गए ऑप्शन में अगर आपका 6 नजर आ रहा है, यानी 5 के अपोजिट क्या था, इधर 1 और 6, तो इन दोनों में से अगर कोई एक नंबर ऐसे ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो आप हाँ आंख मूंद के उसका उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। यानी अगर सी ऑप्शन, ये देखो 3 4 6 2 दिए हुए, सी ऑप्शन आपका 6 दिया हुआ है। ठीक है, आपकी मजबूरी, इसको स्टार मार्क करना है ऐसे को, अगर आपकी मजबूरी बन जाती है कि एग्जाम, अब ये देखो मजबूरी ही तो आपकी बन रही है ना, ए बी सी डी, यानी कि आपको एग्जामिनर चाहता है कि आप एक ऑप्शन चूज करो ही करो। तो उस केस में आपने, अगर ऑप्शन आपको 6 मिल रहा है, 6 को टिक कर लो, या फिर 6 की जगह अगर आपको 1 मिलता, अगर 6 की जगह मेरे भाई अगर 1 भी मिलता, तब भी मेरे भाई आप का आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, तब भी आप 1 को चूज कर लेते। मतलब कहने का, इन सभी ऑप्शन में या तो आपको 1 मिले या फिर 6 मिले, आप
आंख मूंद के उसको कर सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। आई बात समझ में? यानी कि इन चारों ऑप्शन में अगर आपको एक मिल रहा है तब भी आपका आंसर सही होगा, अगर 6 मिल रहा है तब भी आंसर सही होगा, लेकिन अगर दोनों ही आंसर यहां पर मिल रहे हैं तो वो केस कौन सा बनेगा आपका, मतलब वो सेट कौन सा बनेगा, अगला जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, लेकिन तब क्या होगा जब आपके सामने ये दोनों के दोनों आपको नंबर मिले, यानी कि सिचुएशन ये बता रहा हूं मैं आपको, देखो ध्यान से। जैसे कि ऑप्शन ए, वो चीज मैं सिखाना चाहता हूँ, एक और चीज, अगर आपको दोनों ही दिए होते यानी कि देखो 3 4 1 और 6, अब देखो बिल्कुल ध्यान से, 3 4 1 और 6, अगर इस क्वेश्चंस के ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिए होते तब आपका आंसर क्या होता, ये भी किसी ना किसी स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा। सर अगर दोनों ही यानी 1 और 6, ये देखो 5 के अपोजिट क्या है, इधर 1 और 6, अगर दोनों ही 1 भी मिल रहा है आपको ऑप्शन में, 6 भी मिल रहा है, यानी 1 भी मिल रहा है और 6 भी मिल रहा है, सर तब हम अपना आंसर कैसे देंगे, और सी एंड डी तो आपको ऑप्शन में दिया नहीं है, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो आपके ऑप्शंस में जो है इसमें कोई, देखो इसमें ऑप्शन में आपको कोई भी आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिला जिसमें सी एंड डी हो, अगर होता तो आप उसको सी एंड डी मार्क कर देते, आपका आंसर रॉन्ग नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल बल्कि बिल्कुल करेक्ट होता। तो सर अब इसका आंसर हम कैसे देंगे, तो सुनो मेरी बात, अगर सिचुएशन, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिए गए हैं तो मेरे भाई ये है आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक, ये होती है आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक। आपको पता है एग्जामिनर भी बहुत सारी मिस्टेक करता है ना, सीजीएल के एग्जाम में आपने देखा ही होगा वैसे भी, तो ये मेरे भाई होती है आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक, ये होती है अगर ऑप्शंस, ऐसे क्वेश्चंस के अगर इस तरीके से दिए गए जो आपके पॉसिबिलिटी वाले दोनों ऑप्शन भी मिल रहे हैं आपको, और कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिला जिसमें सीएनडी हो, तब आपने इसको प्रिंटिंग मिस्टेक माननी है, और प्रिंटिंग मिस्टेक में या तो आप ऑप्शन, कोई बच्चा एक चूज करता है तब भी सही होगा उसका, अगर कोई बच्चा 6 ऑप्शन को चूज करता है तब भी सही होगा, मींस आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये है 5 के अपोजिट देखो या तो 1 है या फिर 6, इन दोनों ऐसे ऑप्शंस में आपको 1 भी नजर आ रहा है, 6 भी नजर आ रहा है, तो समझ लो किसी बच्चे ने मतलब मजबूरी में आके 1 को चूज कर लिया, या फिर किसी बच्चे ने आके 6 को भी चूज कर लिया, तो कभी भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप चाहे 1 को चूज करो तब भी आपका आंसर सही होगा, चाहे आप 6 को चूज करो तब भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है अगर ऑप्शंस को पिक करने का तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि देखो एसएससी सीजीएल का जब एग्जाम आपने प्रीवियस ईयर अगर किसी स्टूडेंट्स ने लगाए होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस भी देखे होंगे। ठीक है, ये 2015 से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी ना किसी सेट में, उन्हीं के सभी क्वेश्चन है, सीजीएल के सभी क्वेश्चन है, मतलब एसएससी के एग्जाम में ही पूछे गए सभी क्वेश्चन है, और वो कुछ ऑप्शंस कुछ इस तरीके से थे, किसी सेट में आपको कोई ऑप्शन देखने को मिल गया था, किसी सेट में आपको कोई ऑप्शन देखने को मिल गया था, किसी सेट में आपको कोई ऑप्शन देखने को मिल गया, उन सभी ऑप्शंस को मैंने आपके सामने रखा और मैंने बताया कि अगर ऐसी सिचुएशन है आपके सामने ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिए गए तो आपने आंसर जो है किस तरीके से चूज करना है। ठीक है, सही आंसर किस तरीके से मार्क करना है। तो आज आपने सीखा, इन चीजों को, इस वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखना, ताकि अगर 2 नंबर कॉमन पे आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो आप ऑप्शन किस तरीके से चूज करोगे। मैंने आपको आज 5, इस बार आपको ऑप्शंस के 5 सेट करके मैंने आपको बताया कि अगर ऑप्शन इस तरीके से आपको दिए हो तो आपने हैंडल किस तरीके से करना है। ठीक है, अब ये देखो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो फिर अगर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है क्यों, क्योंकि देखो इसमें सीएनडी तो आपको मिला नहीं और पॉसिबिलिटी वाले दोनों नंबर आपको मिले भी हैं, तो आप चाहे आंख मूंद के 1 पर टिक करोगे तब भी आपका आंसर सही होगा, मतलब क्वेश्चन सही होगा, 6 पे टिक करोगे तब भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये चीजें मैंने आपको सिखाई है कि इन चीजों को सीखो, अब ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, अगर टायर 1 में नहीं देखने को मिला किसी एग्जाम में तो टायर 2 में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। आज कुछ चीजें आपने सीखी, मतलब ऑप्शंस पिक करना सीखा, और मैं ये चाहता था कि आप सब सीखो। ठीक है, किसी को एक बार में समझ नहीं आया तो बार बार वीडियो को रिपीट करके देखना, अच्छे से समझना, ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो। अब ऐसे क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 3 नंबर का जब टायर 2 में क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे सीएचएसएल की बात करो या फिर सीजीएल की बात करो, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अपने वो क्वेश्चन होंगे, वेटेज रखेगा अपने आप। ठीक है, चलो चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब अगला क्वेश्चन अगेन मैं आपको देने जा रहा हूं। क्वेश्चन में आपको दिया गया है, क्वेश्चन के फिगर में 1 3 5 ऐसे ही 4 5 और 1। और क्वेश्चंस के देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डाइस की 2 फिगर दी हुई थी आपको और आपको ऑप्शंस दिए गए थे। अब ये ऑप्शंस देखो किस तरीके से दिए गए थे आपको। ऑप्शंस आपको किस तरीके से दिए गए थे वो देखो। पहला ऑप्शन था इसमें, ऐसा क्वेश्चन आप पिछली वीडियो में कर चुके हो, वो आपने किया था जब सिर्फ 1 नंबर कॉमन हो। ये आप क्वेश्चन कर रहे हो जब 1 के बजाय 2 नंबर कॉमन हो, तब उसका आंसर आप किस तरीके से चूज करोगे। ठीक है, बी ऑप्शन भी आपका दिया हुआ इस तरीके से। कहने का अर्थ ये है कि आपको क्वेश्चन की फिगर जो है वो भी डाइस बना के दी हुई है और ऑप्शंस जो है वो भी आपको डाइस बना के ही दिए गए थे। और आपसे बोला गया था कि परफेक्ट ऑप्शन आप चूज करो, कि आपके अकॉर्डिंग परफेक्ट ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए। एक बार चेक कर लेता हूँ कि आपको चीजें नजर आ रही हैं अच्छे से। आप सभी को बोर्ड पर लिखी हुई चीजें क्या सभी को नजर आ रही हैं? वेट, जी आई होप अब सबको नजर आ रही होगी। और देखो इस पर देखो, क्वेश्चन ही ऐसा था जिसमें आपको डाइस की 2 फिगर दी हुई थी और इन दोनों डाइस की फिगर में देखोगे 2 नंबर कॉमन है। देखो यहाँ पर भी, इस फिगर में भी आपको 5 और 1 नजर आया, इस फिगर में भी आपको 5 और 1 नजर आ रहा है। ठीक है, नजर आ रहा है आपको? ठीक, और आपको ऑप्शन दिए थे कुछ इस तरीके से, जैसे पहले ऑप्शन के डाइस में आपको देखने को नंबर मिले थे 3 4 5, दूसरे ऑप्शन में मिले थे आपको 2 5 1, 2 5 1। ऑप्शन सी में मिला था आपको 1 6 2, और ऑप्शन डी में आपको देखने को मिला था 2 3 और 1। और आपसे पूछा था, आपसे क्वेश्चन ये था, आपसे पूछा था फाइंड द, आपसे क्वेश्चन पूछा था फाइंड द करेक्ट फिगर। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, अब ये देखो, क्वेश्चन का फिगर भी आपको डाइस की फॉर्म में दिया हुआ है और ऑप्शंस भी आपको डाइस की फॉर्म में दिए गए, और आपने इसमें सही डाइस छांटनी है, सही डाइस छांटनी है। ठीक है, अब देखोगे ऐसा क्वेश्चन आपने पिछली वीडियो में किया था, और वो क्वेश्चन किस पर था, जब आपको डाइस की दोनों फिगर में सिर्फ 1 नंबर कॉमन देखने को मिला था या फिर एक सरफेस कॉमन देखने को मिली थी। बट इस क्वेश्चन में आपको 1 नंबर के बजाय 2 नंबर कॉमन देखने को मिलता है। तरीका तो सबसे पहले, सही ऑप्शन आप चूज कैसे करोगे, कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, उस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखना। सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करोगे। आपको पता है जो भी कॉमन नंबर दोनों में है, यानी 5 और 1, 5 और 1, इन दोनों को छोड़ के जो नंबर बच गया, यानी कि 3 और 4, वो तो परफेक्टली मेरे भाई एक दूसरे के अपोजिट है। यानी 3 के अपोजिट क्या है, 4। और जो नंबर आपके कॉमन है, यानी कि चाहे 5 की बात करूं चाहे मैं बात करूं 1 की, इसके अपोजिट कौन से नंबर होंगे जो अभी तक आपको नहीं दिखे, यानी कि इधर 6 और 2। यानी अगर मैं 5 की बात करूं तब आप क्या बोलोगे, 5 के अपोजिट क्या होगा, या तो 6 या फिर 2। ऐसे ही अगर 1 की बात करूं कि 1 के अपोजिट बताओ क्या होगा, तो या तो 6 या फिर 2। ऐसे ही मैं अगर बात करूं कि 6 के अपोजिट बताओ, तब भी आपका आंसर इधर 5 और 1 होगा। 2 के अपोजिट क्या होगा, इधर 5 और 1। मैं लिख देता हूं आपकी सहूलियत के लिए, 5 के अपोजिट या तो 6 या फिर 2। ऐसे ही 1 के अपोजिट बात करूं तब भी आपका 6 या फिर 2। ऐसे ही मैं अगर बात करूं 6 के अपोजिट क्या होगा, तब भी आपका आंसर इधर 1 और 5। 2 के अपोजिट क्या होगा, तब भी आपका आंसर इधर 1 और 5। आई बात समझ में? मींस जो
कॉमन नंबर आपके बच जाते हैं डाइस की फिगर पे, वो आपके आंसर जो है पॉसिबिलिटी में चले जाते हैं, उनका परफेक्ट आंसर नहीं आता। ठीक है, परफेक्ट आंसर सिर्फ 2 ही नंबर का आता है, जो कॉमन के अलावा जो नंबर बच जाते हैं। देखो इस फिगर में 5 और 1 है, इस फिगर में 5 और 1 है, इन दोनों को छोड़ो तो 3 और 4 बच गए, परफेक्ट एक दूसरे के अपोजिट है। सिर्फ यही 2 नंबर एक दूसरे के अपोजिट है, बाकी सभी का आंसर जो है आपका पॉसिबिलिटी में चला जाता है। तो सर आपके मन में होगा सर हम इसको सॉल्व कैसे करें, हम पॉसिबिलिटी में आपने बता दिया, बट इसको सर सॉल्व कैसे करें? तो ध्यान रखो, सिर्फ आपने इस पर ही फोकस करना है। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपने मेरे भाई इस पर ही फोकस करना है। और कंसेप्ट आपका क्या कहता है? कंसेप्ट तो वही है, दो विपरीत संख्याएं या फिर दो विपरीत सतहें कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती, ना ही एक साथ छिप सकती है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिनमें, और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इन्हीं दो परफेक्टली अपोजिट नंबर पर फोकस करना है, इन्हीं में जो दिए गए नंबर है इन पर फोकस करना है। इन दोनों 3 या फिर 4 में से कोई एक नंबर आपको किसी फिगर में दिखना जरूरी है। दोनों एक साथ तो नजर आने नहीं चाहिए, अगर एक साथ नजर आए इसका मतलब वो डाइस आपकी रॉन्ग है। 3 देखो 4 के अपोजिट है, तो जिस ऑप्शन में या तो आपको 3 मिल जाए या तो आपको 4 मिल जाए, वो आपका ऑप्शन परफेक्टली सही होगा। तो देखो इसमें देखा आपने, पहले ऑप्शन को देखो, चूज करो। देखो 3 के अपोजिट 4 है, यानी अगर 3 टॉप पे है तो 4 को नीचे यहां पर होना चाहिए था, बट ये तो 4 तो साथ में नजर आ रहा है, यानी गलत है। ये वाला जो है हमारा डाइस का फिगर बिल्कुल गलत है। ठीक है, ओके। वैसे सिंपल सी बात है, देखो 3 और 4 एक साथ तो नजर आने नहीं चाहिए। 3 अगर टॉप पे है तो बॉटम पे आपको 4 दिखना चाहिए, मतलब होना चाहिए था, यहाँ पर नजर नहीं आना चाहिए था, पर देखो एक साथ नजर आ रहे हैं इसलिए रॉन्ग हो गया। ठीक है, और क्या कोई ऑप्शन है? क्या कोई और ऑप्शन ऐसा है? तो देखो ध्यान से, अगर आप इसको भी इस तरीके से भी चूज करना चाहते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है 1 या फिर 5 के अपोजिट देखो 2 है, ये 1 5 नजर आ रहे हैं आपको, 2 फिर कैसे नजर आ सकते? ठीक है, अब आपको पता है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर 6 या फिर 2 के, 6 या फिर 2 के अपोजिट 1 है, 6 या फिर 2 के अपोजिट 1 है। या फिर एक और सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊं, सिंपल सा बिल्कुल तरीका, चारों के चारों ऑप्शन दिए गए हैं। एक और बहुत इजी कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को और इजी बनाते हैं। आपको पता है कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, सिर्फ आप ऐसे, जब आपको डाइस की 2 फिगर में 2 नंबर ही कॉमन दिखे और ऐसे ऑप्शन आपके सामने सेट किए गए, सिर्फ इन नंबर पे, जैसे शुरुआत में बताया, इन नंबर पे फोकस करो। इन दोनों में से सिर्फ एक नंबर दिखना चाहिए, जरूरी है एक नंबर दिखना। पहले ऑप्शन में देखा आपको 3 और 4 दोनों दिख रही है, तो गलत ही। इस बी ऑप्शन में आपको ना तो 3 नजर आया ना ही 4 नजर आया, रॉन्ग हो गया इसलिए। सी ऑप्शन में भी ना ही आपको 3 नजर आया ना ही 4 नजर आया, इसलिए भी गलत हो गया। लेकिन डी ऑप्शन ऐसा है, आपको 3 या फिर 4 में से आपको 3 नजर आया, इसलिए आपका ये सही हो गया। आई बात समझ में? और सिंपल बना दिया ना मैंने। देखो ऐसे क्वेश्चन में फोकस सिर्फ आपने इस पे करना है, 3 या फिर 4 में से, क्योंकि देखो 3 और 4 एक दूसरे के परफेक्टली अपोजिट है, तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में या तो आपको 3 नजर आए या फिर 4 नजर आए, दोनों एक साथ नजर नहीं आने चाहिए, और इन दोनों में से किसी एक का दिखना जरूरी है। क्योंकि कंसेप्ट क्या बोलता है, दो विपरीत संख्याएं जो है एक दूसरे के जो परफेक्टली अपोजिट होती है, वो एक साथ नजर नहीं आनी चाहिए। देखो एक साथ नजर आ रही है 3 और 4, और एक साथ छिपनी भी नहीं चाहिए। इसमें भी आपको ना तो 3 नजर आ रहा है इस ऑप्शन में, ना ही 4। सी ऑप्शन में भी ना ही आपको 3 नजर आया ना ही 4 नजर आया, बट इस ऑप्शन में आपको 3 नजर आया, इसलिए ये आपका ऑप्शन सही हो गया। तो आई बात समझ में आप सभी को? आई होप आप देखो इस चीज को, समझो, एक बार देख लो, आप सभी चेक कर सकते हो। ठीक है, कंसेप्ट को पकड़ के रखना है। और वो जो मैंने बताया ना, टू ऑपोजिट सरफेसेस कैन नॉट बी सीन टुगेदर एंड आल्सो कैन नॉट बी हाइड टुगेदर। दो विपरीत सतहें कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, ना ही एक साथ छिप सकती हैं। उन दोनों विपरीत संख्याओं में से किसी एक का दिखना कंपल्सरी है। तो अगर एग्जामिनर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन पुट करता है, तो हमेशा परफेक्टली अपोजिट नंबर्स पर ही आपने फोकस करना है। इनमें से कोई एक नंबर आपको दिखना ऑप्शन में जरूरी है, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। एक बार नजर डालिए दोबारा।
तो आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा सभी को, ठीक है। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती, बस आपने ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन कोई देखो डिफिकल्ट नहीं होता, बस सीखना नहीं चाहिए। हर एक इंसान को ना कुछ सीखते रहना चाहिए। अगर आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस सेट्स में पूछे गए हैं तो आपको एक भी क्वेश्चंस को जो है नहीं छोड़ना चाहिए, आपको सभी क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस वही होते हैं, बस थोड़ा सा उनको अपडेट करके दे दिया जाता है, थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाया जाता है आपको, ठीक है। एक CHSL 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी मैं आपके सामने बाद में पुट करूंगा। लैंग्वेज में सिर्फ खेला गया था आपसे। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कहां चला गया, ये हो गया। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है क्वेश्चन का। ये भी आप क्वेश्चन कर चुके हो बिल्कुल। चलते हैं इसको, अब एक हम लोग लेटर्स पर भी कर लेते हैं। लेटर्स पे अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देते हैं तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करोगे। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया था अगला ABF और FAC और आपको ऑप्शंस दिए गए थे कुछ इस तरीके से। ए ऑप्शन था ये आपका, ये आपका बी ऑप्शन था, ये था मेरे भाई आपका सी ऑप्शन और ये था आपका डी ऑप्शन, ठीक है। ये था आपका डी ऑप्शन और CBD CBD आगे है FAE आगे है ABD ABD और डी ऑप्शन है आपका DE और, ठीक है। तो आपके सामने ऐसा क्वेश्चन दिया गया था, मतलब इन दोनों डाइस की फिगर में, डाइस की दोनों फिगर में, क्योंकि आपको पता है कि डाइस एक ही डाइस की दो फिगर है, डाइस की दोनों फिगर में देखोगे अगेन आपको दो लेटर कॉमन दिए गए। जैसे दो नंबर कॉमन दिए जाते हैं वैसे दो लेटर भी कॉमन दे सकता है। AF इस फिगर में भी है, AF इस फिगर में भी है। तो आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से निकलता है। A और F यानी कॉमन जो आपके सरफेसेस हैं इनको छोड़ के जो B इस फिगर में बच गया और C इस फिगर में बच गया, वो परफेक्टली मेरे भाई एक दूसरे के अपोजिट है। आई बात समझ में। और जो आपके जो कॉमन बच गए थे, यानी कि अगर मैं A की बात करूं या मैं बात करूं F की, इन दोनों के अपोजिट कौन से लेटर्स होंगे, जो लेटर अभी तक आपको इसमें नहीं दिखे, यानी कि आपको E भी नहीं दिखा और D भी, यानी E और D। यानी A और F की बात करूं तो A के अपोजिट क्या होगा, इधर E और D, यानी कि A के अपोजिट अगर मैं बात करूं तो या तो E या फिर D। ऐसे ही F के अपोजिट बात करूं तो इधर E या फिर D। ऐसे ही मैं E की बात करूं कि E के अपोजिट क्या होगा, तो आपको पता है E और D के अपोजिट या तो A है या फिर F है, यानी E के अपोजिट या तो A या तो F। ऐसे ही D के अपोजिट या तो A या फिर F। आई बात समझ में? एक बार देख लो आप सभी, बताओ आई बात समझ में? लेकिन आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा उलझना नहीं है, आपको सिर्फ आपको किस पे फोकस करना है, सिर्फ इस परफेक्टली अपोजिट सरफेसेस पे फोकस करना है। आपसे पूछा गया था ये क्वेश्चन देके कि फाइंड द करेक्ट वन, यानी करेक्ट ऑप्शन आप छाटो। तो इन दोनों डाइस की फिगर को सॉल्व करने के बाद आपको करेक्ट डाइस छाटनी थी। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ इसके ऊपर ही फोकस करना है, क्योंकि ये दोनों परफेक्टली एक दूसरे के अपोजिट है। तो इन परफेक्टली अपोजिट नंबर सरफेसेस में से कोई एक सरफेस आपको ऑप्शन में दिखनी जरूरी है, दोनों एक साथ नजर नहीं आनी चाहिए। यानी बी और सी जिस ऑप्शन में एक साथ आपको दिख रहे हैं वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखो इस ऑप्शन में बी और सी एक साथ नजर आ रहे हैं, तो क्यों नजर आ रहा है भाई, गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको ऑलरेडी बोला है कि बी अगर सी के अपोजिट है, तो अगर बी आपको फ्रंट पे दिख रहा है तो सी जो है यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर कहीं पीछे दिखना चाहिए था, ये तो सामने नजर आ रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। इस ऑप्शन में आपको मैंने कंसेप्ट हमेशा पकड़ के रखना है
कि अपोजिट नंबर में से किसी एक नंबर या फिर सरफेसेस का दिखना जरूरी है। बी और सी में से इस ऑप्शन में कोई भी नजर नहीं आया, इसलिए गलत हो गया ये। आई बात समझ में? अच्छा, सी ऑप्शन में देखो आपको बी तो नजर आया, सी ऑप्शन में आपको बी नजर आया, सी ऑप्शन में आपको बी नजर आया, ठीक है, सी ऑप्शन में आपको बी नजर आया। क्या डी ऑप्शन में बी या फिर कोई सी नजर आया? तो डी ऑप्शन में भी ना तो आपको बी नजर आया ना ही सी नजर आया, लेकिन सी ऑप्शन में आपको बी तो नजर आया, यानी इन दोनों अपोजिट में से एक तो आपको लेटर नजर आया, इसलिए सी ऑप्शन में भाई आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन रॉन्ग इसलिए हुए क्योंकि ना तो इनमें से कोई, ना तो इस फिगर में बी या फिर सी नजर आया, ना ही इस फिगर में बी या फिर सी नजर आया। कोई एक इनमें अगर नजर आता तो आपका आंसर सही होता वो भी, बट इन दोनों फिगर में ना तो बी नजर आया ना तो सी नजर आया, इसलिए गलत हो गया। बट इसमें देखो बी नजर आया, ठीक है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बताओ आई बात समझ में? कोशिश करता हूं मैं आपको बिल्कुल इजी वे में चीजें समझ आए और इजी वे में चीजें आपको समझो और अपने क्वेश्चन के सभी आंसर दो, ठीक है, आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि यहाँ पर ये चैनल रीजनिंग विला जब मैंने बनाया था तो मैंने सोचा था कि आपको उस इजी अप्रोच को बताऊं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है गलत ना हो, और जिन स्टूडेंट्स को रीजनिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी नजर आती है एडवांस रीजनिंग में, उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट अप हो, ठीक है, बूस्ट हो और अच्छे से क्वेश्चन को आप पिक करो, अच्छे से अपना आंसर दो, ठीक है। चलो अब मैं कुछ और आपको सिखाना चाहता हूं, इसके बाद मैं आपको कुछ और भी सिखाना चाहता हूं। अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं। कंटेंट में जो है आपकी बिल्कुल कमी नहीं रहने दूंगा, बस आप लोग स्टडी करते रहो, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से जारी रखो, आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने दूंगा, ठीक है। गारंटी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि गारंटी मैं तब देता जब सभी स्टूडेंट्स ही उस लेवल तक मेहनत करने के लायक होते, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं शुरुआत में तो पूरा जोश होता है कि हाँ भी कर देंगे, क्योंकि सब चीजें देखो, सभी चीजें किसी भी कोई भी टीचर आपको गारंटी नहीं दे सकता कि आप सक्सेसफुल होगे, क्योंकि गारंटी आप खुद लेते हो, टीचर कोई गारंटी नहीं देगा। गारंटी आपने खुद लेनी है कि हाँ अगर मैं मेहनत करता हूँ ईमानदारी से तो मैं सफल होऊंगा। टीचर का देखो, किसी भी टीचर का एक ये होता है, टीचर क्या होता है, आपको माध्यम होता है यहाँ से यहाँ पर ले जाने के लिए, लेकिन ये देखो टीचर एक माध्यम होता है आपको यहाँ से यहाँ पर ले जाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर सिलेक्शन तक, बट ये जो बीच का जो गैप रह गया ना, इसको फिल आपने करना होता है, और इसके लिए आपको टीचर्स गाइड करते होते हैं, आपने किस तरीके से हर एक चीजों को सॉल्व करना, हर एक चीजों को फॉलो करनी है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स इन चीजों को फॉलो नहीं करते तो भाई टीचर भी क्या गारंटी दे, है ना। गारंटी आप अपने आप को खुद देते हो कि हाँ अगर मैं मेहनत करूंगा तो भाई सक्सेसफुल जरूर होऊंगा, ठीक है। तो कोई भी टीचर आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप ले ही लोगे सिलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जो स्टूडेंट्स मेहनत, हाँ जो स्टूडेंट्स उन टीचर्स की बातों को फॉलो करते हैं, उनके तरीकों को फॉलो करते हैं, उनकी अप्रोचेस को फॉलो करते हैं, तो हाँ बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। बट मेहनत के ऊपर डिपेंड है कि सक्सेसफुल आप कब होते हो, कितना टाइम लगता है आपको, ठीक है। बहुत अच्छे से मेहनत करते हो तो सफल आप जल्दी हो जाते हो, प्रॉपर आप फोकस रखा करो, ठीक है, सब चीजें हो जाएंगी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कहीं से भी अगर आप पढ़ रहे हो, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं सही आज अप्रोच बताने जा रहा हूँ, क्योंकि उनको भी चीजें ये पता होनी जरूरी है कि आपको करना क्या चाहिए। अगर आप बिल्कुल नए हो इस फील्ड में तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, वो चीजें मैं आपके सामने भी शेयर करने जा रहा हूं। देखो सबसे पहले आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो सबसे पहले देखो टोटल 4 स्टेप्स ही होते हैं, टोटल 4 स्टेप्स ही होते हैं जो आपको सिलेक्शन को की ओर लेके जाते हैं। वो 4 स्टेप्स कौन से हैं? पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो होता है आपका, फर्स्ट स्टेप ये होता है आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, बैच अपने अच्छे से कंप्लीट करो। पहला स्टेप होता है बैच कंप्लीशन। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, अपना बैच आप कंप्लीट करो ढंग से, साथ साथ में आप नोट्स को रिवाइज करते रहो। ये बैच कंप्लीशन तक
साथ साथ में करते रहना है रिवीजन। जो भी आपको चाहे जिस सब्जेक्ट को आपको क्लास में कराया जा रहा है उन सभी को आप अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है, जो भी आपको मीन्स पहले बैच जो बैच आप ले रखे हो, जो भी आप पढ़ते हो, जो भी सब्जेक्ट, उसके साथ साथ रिवीजन भी लगाते रहो, जो भी नोट्स पीडीएफ आपको टीचर्स या फिर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा बैच अब जब आपका कंप्लीट हो गया तो नोट्स जो भी आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड दिए गए नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो, यानी दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए आपका, नोट्स रिवीजन, ठीक है। जो भी आपको मैथ्स, जीएस, रीजनिंग जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए उनको अच्छे से रिवाइज करो, ये होता है दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप आपका होता है लास्ट। जब आपने नोट्स ढंग से रिवाइज कर लिया, आपका बैच कंप्लीट हो चुका है, आपने नोट्स को भी ढंग से रिवाइज कर लिया, लास्ट स्टेप होता है आपका, सॉरी तीसरा स्टेप होता है आपका लास्ट 5 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन। पिछले 5 सालों में जो भी आपसे क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के रिलेटेड पूछे गए हैं उन सबको आप लगाओ, ठीक है। लास्ट 5 इयर्स में जो भी आपसे क्वेश्चंस उस सब्जेक्ट के रिलेटेड पूछे गए हैं उनकी एक किताब ले लो और उसको लास्ट 5 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चंस बैंक आप बोल सकते हो, उसकी एक किताब ले लो। और मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए इस चीज के ऊपर, क्योंकि यही चीजें बहुत भटकाती होती है। ये चीजें तो आप कर लोगे, दोनों ये चीजें तो कर लोगे, भटकते कहाँ पे हो आप, तीसरे स्टेप पे। कोई भी 5 साल की किताब ले लो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी, चाहे रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, कोई भी 5 साल की किताब आप लो, ज्यादा पुरानी किताब नहीं लेनी है, यानी ज्यादा पुराने क्वेश्चन आपने नहीं लेने, 10 साल पुराने, 15 साल पुराने, वो जमाना गया मेरे भाई। लास्ट 5 इयर्स के ही क्वेश्चन आपने लगाने हैं, ठीक है। लास्ट 5 सालों में जो भी क्वेश्चन आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे गए उनको देखो, उनको लगाओ। और जो बुक आप लोगे, जो भी आप प्रीवियस ईयर की बुक लोगे, उस बुक को आपने मिनिमम 2 टाइम्स सॉल्व करनी है और मैक्सिमम 3 टाइम्स, ठीक है। जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर की किताब है 5 साल की, जो आप लेके आओगे ये सब चीज, ये 2 चीज स्टेप फॉलो करने के बाद, उसमें से उस किताब को मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 टाइम्स सॉल्व करने की कोशिश आपको करनी है, और ये चीजें करनी है। तब आप जाते हो लास्ट स्टेप आपके मॉक पे, और ये आपका इतनी चीजें अगर आप करके आते हो, लास्ट 3 स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो, तो मेरे भाई मॉक में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। मॉक्स देखो क्या है, आपकी परफॉर्मेंस को जांचने का एक तरीका है। आप अपनी परफॉर्मेंस कैसे यहाँ पर जांच पाओगे और कैसे आप इसमें बेहतर परफॉर्म कर पाओगे, अगर आपने लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस लगाए हैं, उसमें आपने बेहतर परफॉर्म किया है। देखो लास्ट 5 इयर्स की बुक जब आप पहली बार लगाओगे ना, तो पहली बार आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सॉल्व कर लोगे, ठीक है, बट टाइम लगेगा। दूसरी बार लगाओगे तो टाइम थोड़ा सा कम होता जाएगा। ऐसे ही तीसरी बार अगर आपने लगाया तो टाइम और कम हो जाएगा। उसके बाद आपको मॉक्स में बहुत फायदा मिलने वाला है टाइम के अकॉर्डिंग। मॉक्स में देखो क्या होता है, मॉक्स क्या होता है आपका, मॉक्स क्या होता है, मॉक्स में आपका इंक्लूड होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चंस प्लस अपडेटेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं मॉक्स में प्लस अपडेटेड। मॉक्स कोई नई चीज नहीं है, देखो मॉक्स जो होती है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस अपडेटेड क्वेश्चन, और ये अपडेटेड क्वेश्चंस वो होते हैं जो अदर एग्जाम में उस चैप्टर से रिलेटेड पूछ लिए गए होते हैं या फिर पूछे जाने वाले हैं। बट ये तो आप कर लोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि ये आपने लास्ट 5 इयर्स की किताब में देखा है। बट ये कैसे करोगे, ये भी आप कर लोगे, कैसे करोगे, जब आप प्रीवियस ईयर 5 इयर्स की किताब लगाओगे तो इसको जब मैक्सिमम आपने 3 टाइम्स सॉल्व किया तो आपका दिमाग ना इस लेवल तक वर्क करेगा, यार अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया गया तब मैं इसका आंसर कैसे दूंगा, ये क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के पूछ लिया गया तब मैं इसका आंसर कैसे दूंगा। तो जब आपका दिमाग इस लेवल तक काम करने लगे तब आप इस अपडेटेड क्वेश्चंस का भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब ये है, इन 4 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हुए, ये 4th स्टेप है, तब आप
आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है बहुत अच्छे से बढ़ जाते होते हैं। ठीक है, जो भी टीचर्स आपको ट्रिक्स अप्रोचेस वगैरह जो भी बताते हैं उनको अच्छे से फॉलो करो, और डेली रिवीजन बहुत जरूरी है। डेली रिवीजन मेरे भाई बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। जो ये स्पेशली जो चीजें हैं बिगिनर्स के लिए, ठीक है, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से बैच कंप्लीट कर चुके हैं, वो तो उनसे तो मैं यही बोलूंगा कि लास्ट 5 इयर्स के आप मॉक्स लगाओ, और मतलब वो लास्ट 5 इयर्स की आप बुक कोई प्रीवियस ईयर की वो लगाओ, और उसको 2 से 3 बार आप सॉल्व करो, उसके बाद आपको मॉक्स में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, कोई भी टीचर सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, चलना आपने खुद है उस रास्ते पे। उस गैप को आपने फिल आपने बिगिनर से लेके मींस आपने स्ट्रगल से लेके सक्सेसफुल का रास्ता आपने खुद तय करना होता है। टीचर्स आपकी हेल्प करते हैं आपको गाइड करने में, लेकिन चलना उस गाइडेंस पे आपने है। ठीक है, आई बात समझ में? तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं उनको चीजें कैसे फॉलो करनी चाहिए। और इन सब चीजों के लिए मेरे भाई, इन सब चीजों के लिए देखो, आपका बैच कहीं से भी अगर आप पढ़ रहे हो, तो अगर कोई इंस्टीट्यूट बोलता है कि भाई आपका बैच जो है सब कुछ जीएस जीके रीजनिंग मैथ्स आपका 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरे भाई वो बिल्कुल ही फ्रॉड है इंस्टीट्यूट। वो इंस्टीट्यूट मेरे भाई बिल्कुल फ्रॉड है। 3 से 4 महीने में कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, कोई भी सिलेबस। ये होता है तरीका सिर्फ बच्चों से फीस लेने का और बस जल्दी उनको भगाने का। ठीक है, लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूट 6 से 7 महीने या फिर 8 महीने पढ़ाता है, लेकिन ढंग से पढ़ाता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है दिल्ली में भी, आपको बोलेंगे 6 से 7 या फिर 7 से 8 महीने में आपका बैच कंप्लीट होगा, लेकिन होता क्या है, आपको 1.5 साल तक बैठाया जाता है इंस्टीट्यूट में, तब भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। तो जो बिगिनर से मैं उनको सिर्फ यही बोलूंगा, आप यूट्यूब जो है आपके पास, यूट्यूब माध्यम है, आप उससे पढ़िए। रीजनिंग जो है आप मुझसे चाहे पढ़ लीजिएगा, आपको पता है यहाँ पर चीजें अपडेटेड कराई जाती हैं, चाहे व्हाइट बोर्ड है बट आपको चीजें अपडेटेड दी जाती हैं। ठीक है, हालांकि कुछ टाइम बीतने के बाद डिजिटल बोर्ड भी मैं जरूर ले आऊं आपके सामने, बट अभी तक आप जो भी पढ़े हो अपडेटेड चीजें पढ़ रहे हो। ठीक है, तो कोशिश यही करो, यूट्यूब से अपने कंसेप्ट, जो बिगिनर्स हैं, यूट्यूब से अपने कॉन्सेप्ट जो है थोड़े से क्लियर करो, और फिर कहीं से भी कोई बैच आप, जैसे यूट्यूब पर जैसे मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, आप इन्हीं वीडियोस को देखो, अपने कॉन्सेप्ट आपके मजबूत होंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, आपका एक भी क्वेश्चन मेरे भाई रॉन्ग नहीं होने वाला। ठीक है, और इन फ्रॉड इंस्टीट्यूट से बचो, आपका टाइम बहुत वेस्ट करते होते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो इस चीज का। आजकल तो भाई यूट्यूब है, माध्यम है, आप यूट्यूब से पढ़ो। आपको अगर किसी भी एग्जाम के सिलेबस के बारे में नहीं पता, यूट्यूब पर चीजें अवेलेबल है, उनसे सीखो। देखो, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके ना ही स्कूल में पूछा गया है, ना ही आपके कॉलेज में पूछा गया है। आप सभी के लिए रीजनिंग सब्जेक्ट जो होता है नया होता है। ठीक है, रीजनिंग है क्या, तर्क शक्ति जिसको बोलते हैं। इसमें आपके दिमाग की जांच की जाती है कि हाँ भी, एग्जामिनर आपका दिमाग देखना चाहता है कि आपका दिमाग कितने लेवल तक दौड़ता है। तो वो चीजें चेक करने के लिए, कोई वो नहीं है कि आपको जो आप एग्जाम क्रैक करोगे तो आपको बाद में रीजनिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ आपको काम करने के लिए दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ज्यादातर आप देखोगे मैथ्स से ही चीजें मिलती जुलती नजर आती है, मतलब पूरी जिंदगी हमारी कैलकुलेशन में बीतती होती है, कहीं कोई भी काम कर रहे हो, रीजनिंग आपको नहीं काम आती है। रीजनिंग सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काम आती है, लेकिन क्वालिफाई करना इसको भी जरूरी है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट आपको पता है हर एक एग्जाम में पूछा था, रीजनिंग तो पूछी जाती है। कोई कोई एग्जाम है जिसमें रीजनिंग नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। बस कहने का मतलब ये है कि अगर सेल्फ स्टडी जो है, सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, रिवीजन आप कर रहे हो, उसके बाद आप खुद अकेले अपना पढ़ते हो ना, जो भी आपने बैच कंप्लीट किया कहीं से पढ़ रहे हो। आजकल देखो, ऑनलाइन से अच्छा प्लेटफॉर्म और कोई नहीं है आज, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, सभी स्टूडेंट्स की जो नॉइज है वो नहीं होती, और सभी स्टूडेंट बिल्कुल शांति से अपना पढ़ते होते हैं। ठीक है, टीचर्स यूट्यूब पर या फिर कहीं और प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा होता है, बस कमेंट नजर आते हैं, आवाज नहीं आती। इससे क्या होता है, शोर नहीं होता, और सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आता है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसी के साथ मैं यही आशा करता हूँ आप इन चीजों को फॉलो करोगे और अपने आप में इंप्रूवमेंट लेके आओगे। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो को फिलहाल यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। इसका अगला पार्ट डाइस का नेक्स्ट वीडियो में आएगा,
और उस वीडियो में भी आपको कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कुछ अपडेटेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मेरे सभी साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत।